नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी रूस यूक्रेन के बीच मचे घमासान के ताजा हालातों की, तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के बाद मौजूदा स्थिति की, साथ ही इसके अलावा होगा और बहुत कुछ। और आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय जो खबरें हैं उनसे हम अगले आधे घंटे में आपको रूबरू कराएंगे। साथ ही साथ जो तमाम स्थितियां इस वक्त पूरे दुनिया में देखने को मिल रही हैं उनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। तुर्की और सीरिया में जिस तरह से जो स्थितियां पनपी हुई हैं और रूस और यूक्रेन में क्या कुछ ताजा हालात हैं वो भी हम आपको उससे रूबरू कराएंगे। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। तुर्की और सीरिया में जमा देने वाले तापमान के बीच और लोगों के बचने की उम्मीद होती जा रही है कम। संयुक्त राष्ट्र सहायता प्रमुख ने सीरिया के अलेप्पो का किया दौरा, कहा बचाव का काम बंद होने के करीब, अब आश्रय और भोजन मुहैया कराने पर फोकस। मरने वालों का आंकड़ा 36,000 के पार। रूसी सेना ने पूर्वी शहर बखमुत के करीब कास्मा होरा पर कब्जे का किया दावा। क्षेत्र पर नियंत्रण को लेकर दोनों पक्षों के बीच महीनों से हो रही है भीषण जंग। नाटो प्रमुख ने कहा रूस के हमले का नया दौर हो चुका है शुरू। अमेरिका ने अपने नागरिकों से तुरंत रूस छोड़ने की अपील। अलास्का और कनाडा के ऊपर अमेरिकी सेना द्वारा गिराई गई वस्तुओं पर रहस्य बरकरार। एक सप्ताह से कुछ अधिक समय में अमेरिकी मिसाइल द्वारा मार गिराई जाने वाली चौथी वस्तु। चीन ने भी अपने हवाई क्षेत्र में 10 बार अमेरिकी जासूसी गुब्बारे के दिखने का किया दावा। दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी, सैन्य ग्रेड लेजर लाइट से की फिलीपींस के जहाज को रोकने की कोशिश। क्रू मेंबर्स को अस्थायी तौर पर अंधा करने का लगा गंभीर आरोप। चीन ने कार्रवाई को बताया नियमों के अनुसार। न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में तेज हवाओं और बारिश के कारण आपात स्थिति की घोषणा की। भारी बारिश के मंगलवार तक जारी रहने की आशंका। प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस ने लोगों से मौसम की चेतावनी को गंभीरता से लेने का किया आग्रह। और आइए अब शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं यूरोप की खबरों को। तुर्की और सीरिया में पिछले सोमवार को आए विनाशकारी भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 35,000 के पार पहुंच गई है। तुर्की के 10 प्रांतों में भूकंप की वजह से 25,000 से ज्यादा इमारतें जमींदोज हुई हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक मलबे में अब भी 10,000 से ज्यादा शव हो सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित कई विशेषज्ञ संस्थान भी अनुमान लगा चुके हैं। मृतकों की कुल संख्या 50,000 से ज्यादा हो सकती है। तुर्की और सीरिया में एक सप्ताह पहले आए विनाशकारी भूकंप के बाद राहत और बचाव का सिलसिला अनवरत जारी है। जमींदोज हुई कई इमारतों के अभी भी लोगों को सकुशल निकाला जा रहा है, तो कहीं कहीं शवों का मिलना अभी भी जारी है। तुर्की के 10 प्रांतों में करीब 25,000 से अधिक इमारतों को नुकसान पहुंचा है, जबकि भूकंप से दोनों देशों में मरने वालों का आंकड़ा 35,000 को पार कर चुका है। विशेषज्ञों के मुताबिक जमींदोज हो चुकी इमारतों में अभी भी 10,000 लोगों के फंसे होने की आशंका है, जिसमें से अधिकतर लोगों के मरने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र के राहत प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ्स ने विनाशकारी भूकंप में 50,000 से अधिक लोगों के मरने की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मलबे का अंबार दिख रहा है उससे साफ लगता है कि यह आंकड़ा 50,000 के पार पहुंच सकता है। सीरिया और तुर्की के लिए अगले लगभग 3 महीने के लिए मानवीय सहायता की जरूरत होगी, क्योंकि हमने भूकंप के इन क्षेत्रों में जो देखा है वो ये है कि बचाव के बाद उनका पुनर्वास जरूरी है। उम्मीद है कि जल्द ही खोज और बचाव दल के लोग मानवीय एजेंसियों के लिए रास्ता बनाएंगे, जिनका काम अगले महीनों के लिए प्रभावित लोगों की असाधारण संख्या को मदद पहुंचाना होगा। बहरहाल भारत समेत कई देशों की राहत और बचाव टीमें मलबे के ढेर में लगातार जिंदगी तलाश रही हैं।
हालांकि 7 दिन बाद मलबे के नीचे से जिंदगी की उम्मीद करना किसी चमत्कार जैसा है। तुर्की में भूकंप के बाद 160 घंटे बाद एक शख्स को मलबे के ढेर से जीवित निकाला गया। ऐसा ही चमत्कार तुर्की के अदीमन में हुआ, जहां 4 वर्षीय मीरे नाम की बच्ची को 178 घंटे बाद मलबे के ढेर से सकुशल बचाया गया। मौत के बढ़ते आंकड़ों के बीच राहत और बचाव कर्मियों ने कई लोगों को मलबे के नीचे से जिंदा निकाला, जिसमें से नवजात शिशु भी शामिल हैं। हालांकि सीरिया के फादिल के लिए भूकंप कोई चमत्कार नहीं कर पाया। उन्होंने जानलेवा भूकंप में अपनी पत्नी समेत 2 बच्चों को खो दिया। फादिल अपने परिवारों को अब सिर्फ यादों में ही समेट रहे हैं। करम नूर और उनकी मां मलबे के नीचे हैं। हम उन्हें बाहर निकालने के लिए 2 दिन तक खोजते रहे। लेबनान के फॉरेंसिक डॉक्टर के अनुसार करम की दूसरे दिन मौत हो गई, क्योंकि उसके चेहरे पर खून ताजा था। भूकंप के कारण तुर्की और सीरिया के कई शहर बिल्कुल समतल हो चुके हैं। चूंकि सड़कें और पुल ध्वस्त हो चुके हैं, ऐसे में मदद पहुंचने में घंटों का समय लग रहा है। हालांकि तुर्की के कई शहर ऐसे हैं जहां बचाव अभियान तो खत्म हो चुका है, लेकिन लोगों को अपनों की तलाश अभी भी खत्म नहीं हुई है। कहार नमारस में लोगों ने बचाव दल के सामने भूकंप में लापता परिजनों को ढूंढने की गुहार लगाते नजर आए। हम उनके शवों को बाहर निकालने का इंतजार कर रहे हैं। ये 6वां दिन है और हम अभी भी उनके अवशेषों का इंतजार कर रहे हैं। तुर्की और सीरिया को अंतर्राष्ट्रीय मदद का सिलसिला अबाध गति से जारी है। भारत की तरफ से ऑपरेशन दोस्त के तहत राहत सामग्री से भरा 7वां विमान सीरिया के दमिश्क पहुंचा। विमान में 35 टन से ज्यादा राहत सामग्री भेजी गई है। भारत की तरफ से तुर्की और सीरिया को अब तक 200 टन से ज्यादा राहत सामग्री के साथ 250 से ज्यादा बचाव कर्मी भेजे गए हैं। इस्कंदरन में बनाए गए भारतीय सेना के फील्ड हॉस्पिटल ने अब तक 200 से ज्यादा घायलों का इलाज किया जा चुका है। इसके अलावा एनडीआरएफ का दल सैकड़ों लोगों को मलबे से सुरक्षित निकाल चुका है। बहरहाल तुर्की में भूकंप में बड़े पैमाने पर जमींदोज हुए भवनों की जांच शुरू कर दी गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक भूकंप में गिरे अधिकतर भवन निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था। घटिया इमारत बनाने के आरोप में अब तक 130 से ज्यादा ठेकेदारों को गिरफ्तार किया गया है। तुर्की के उपराष्ट्रपति के मुताबिक इन ठेकेदारों द्वारा बनाए गए अधिकतर इमारतें भूकंप में या तो तबाह हो गईं या फिर रहने लायक नहीं बची। उधर बड़े पैमाने पर हुई तबाही के बीच तुर्की के राष्ट्रपति अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी के निशाने पर आ गए हैं। कई प्रभावित इलाकों में एर्दोगान को लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ी। दरअसल तुर्की पहले ही मुद्रास्फीति से जूझ रहा है और इसी साल देश में आम चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में भूकंप से मची तबाही ने हालात और खराब कर दिए हैं। पूर्वी शहर बखमूत के पास भीषण लड़ाई हुई और रूसी सेना ने भारी गोलाबारी की है। पिछले 24 घंटों में युद्धग्रस्त देश में गोलाबारी के कारण कम से कम 5 नागरिक मारे गए, वहीं कम से कम 5 अन्य नागरिक घायल भी हुए हैं। बखमूत पर कब्जे को लेकर महीनों से कोशिश जारी है, लेकिन लड़ाई की लंबी अवधि के कारण इसे बहुत प्रतीकात्मक महत्व मिला है। रूसी सेना पिछले कुछ हफ्तों से शहर को घेरने की कोशिश कर रही है। पिछले कई महीनों से पूर्वी यूक्रेन के बखमुत में जारी भीषण युद्ध में रूस ने बड़ी कामयाबी का दावा किया। रूस के अर्धसैनिक बल वैगनर ग्रुप दावे के एक दिन बाद रूसी रक्षा मंत्रालय ने शहर के यूक्रेनी शहर क्रास्नाहोरा पर कब्जा करने की बात कही। क्रास्नाहोरा बखमुत का सीमित रणनीतिक महत्व वाला शहर है। बखमुत पर कब्जे को लेकर महीनों से कोशिश जारी है, लेकिन लड़ाई की लंबी अवधि के कारण इसे बहुत प्रतीकात्मक महत्व मिला है। रूसी सेना पिछले कुछ हफ्तों से शहर को घेरने की कोशिश कर रही है। वे कई सड़कों को काटने में कामयाब रहे हैं, जो यूक्रेनी सैनिकों की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। वैगनर समूह ने 11 जनवरी को घोषणा की थी कि उसने सोलेदार को कब्जे में ले लिया है, जो क्रास्नाहोरा से बहुत दूर नहीं है। स्वयंसेवकों की टुकड़ियों, रॉकेट सैनिकों और दक्षिण सैनिकों के तोपखाने के हमलों की मदद से डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के क्रास्नाहोरा की बस्ती को मुक्त करा लिया गया है। नाटो के रक्षा मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक से पहले संगठन के प्रमुख ने कहा कि यूक्रेन में नए रूसी हमलों की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अब तक इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शांति के लिए किसी तरह की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने नाटो के सदस्य देशों से कीव को तत्काल सैन्य सहायता प्रदान करना जारी रखने का आह्वान किया।
उन्होंने जोर देकर कहा कि यूक्रेन को लड़ाकू विमानों की आपूर्ति करने वाले नाटो देश गठबंधन को संघर्ष का हिस्सा नहीं बनाएंगे। नाटो ने जल्द ही अपना गोला बारूद के भंडार का एक असाधारण सर्वेक्षण पूरा किया है और हम नाटो रक्षा योजना प्रक्रिया के लिए गोला बारूद के पुर्जों के लिए अपने लक्ष्यों को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। इस बीच यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री का कहना है कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर ताजा हमलों के बावजूद देश की बिजली प्रणाली लोगों की बिजली की जरूरतों को पूरा कर रही है। रविवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूसी हमलों से क्षतिग्रस्त हुई बिजली उत्पादन प्रणालियों को बहाल करने के प्रयासों की सराहना की थी। ऊर्जा के मोर्चे पर ये अभी निर्णायक जीत नहीं है। दुर्भाग्य से रूस की ओर से नए आतंकवादी हमले हो सकते हैं। खपत में और गिरावट या वृद्धि होने पर नए प्रतिबंध लग सकते हैं। इस बीच अमेरिका ने यूक्रेन में युद्ध और रूसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा मनमानी गिरफ्तारी या उत्पीड़न के जोखिम की आशंका के मद्देनजर अपने नागरिकों को तुरंत रूस छोड़ने का निर्देश दिया है। रूस में अमेरिकी दूतावास ने अपने वेबसाइट पर जारी एडवाइजरी में कहा कि रूस में रहने वाले या यात्रा करने वाले अमेरिकी नागरिकों को तुरंत प्रस्थान करना चाहिए। अमेरिका ने बार बार अपने नागरिकों को रूस छोड़ने की चेतावनी दी है। इस तरह की आखिरी सार्वजनिक चेतावनी सितंबर में दी थी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आंशिक लामबंदी के आदेश दिए थे। संघीय सुरक्षा सेवा FSB ने जनवरी में कहा था कि रूस ने जासूसी के संदेह में एक अमेरिकी नागरिक के खिलाफ एक आपराधिक मामला शुरू किया है। और पुर्तगाल के कैथोलिक चर्च को लेकर एक सनसनीखेज दावा सामने आया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले 70 वर्षों में पुर्तगाली कैथोलिक चर्च के सदस्यों द्वारा कम से कम 4815 बच्चों का यौन शोषण किया गया। जांच आयोग के मुताबिक वास्तविक आंकड़े इससे कहीं अधिक हो सकते हैं। आयोग का नेतृत्व करने वाले बाल मनोचिकित्सक पेड्रो एस्ट्रेच ने कहा है कि हम उन लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं जो अपने बचपन के दौरान दुर्व्यवहार के शिकार थे। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? हाँ? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। समझ गए सब? गुड, वेरी गुड। एक बार फिर करेंगे। भूकंप आते ही खुली जगह में जाओ। ना जा पाए तो पहले झुको, सर को ढको, किसी चीज को मजबूती से पकड़ो या किसी कोने में सर ढककर खड़े हो जाओ। आप भी भूकंप से बचना सीखिए। तैयारी में है समझदारी। आपके हित में तत्पर NDA में। पता है लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? I wanted more out of life। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent। यहाँ सब कुछ है। Great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities। तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात एशिया की। दक्षिण चीन सागर में बढ़ते विवाद के बीच फिलीपींस कोस्ट गार्ड ने चीनी सेना पर लेजर हमला कर क्रू मेंबर्स को अस्थायी तौर पर अंधा करने का गंभीर आरोप लगाया है। फिलीपींस के मुताबिक उसकी नाव विवादित दक्षिण चीन सागर में आपूर्ति करने जा रही थी जब उसे भटकाने के लिए चीन ने उस पर लेजर लाइटें चला दी। लेजर लाइट की वजह से फिलीपींस के तटरक्षकों की नाव के कर्मचारी अस्थायी रूप से अंधे हो गए थे, जिसके चलते नाव को वापस लौटना पड़ा। दरअसल फिलीपींस इस पोत की मौजूदगी के जरिए इस क्षेत्र पर अपना दावा ठोकता रहा है। इतना ही नहीं, 2016 में संयुक्त राष्ट्र में के स्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने भी कहा था कि दक्षिण चीन सागर पर
चीन के दावे का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। हालांकि फिलीपींस के आरोप पर चीन ने कहा कि उसके तट रक्षकों ने कानून के मुताबिक ही कार्रवाई को अंजाम दिया है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में चक्रवाती तूफान गब्रियल से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देश के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में भयंकर बाढ़ आ गई। तूफान की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। हालात को देखते हुए ऑकलैंड में आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई है। तूफान के कारण कई उड़ानों को रद्द भी कर दिया गया है। और अब बात अमेरिका की। अमेरिका और चीन के बीच संदिग्ध जासूसी गुब्बारा देखे जाने का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका इसको लेकर चीन पर गंभीर आरोप लगा रहा है और इस बीच बीजिंग की ओर से भी बड़ा दावा किया गया है कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने यह दावा किया है कि अमेरिका ने जनवरी 2022 से अब तक 10 से अधिक बार उसके हवाई क्षेत्र में जासूसी गुब्बारे भेजे हैं। अमेरिका और चीन के बीच जासूसी गुब्बारों को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब चीन ने अपने देश में अमेरिकी जासूसी गुब्बारों के देखे जाने का दावा किया है। चीन ने सोमवार को कहा कि जनवरी 2022 की शुरुआत में चीनी हवाई क्षेत्र के ऊपर अमेरिका के गुब्बारे बिना अनुमति के लगभग 10 से ज्यादा बार उड़ते हुए देखे गए। हालांकि उन्होंने इससे जुड़ी विस्तृत जानकारी देने से गुरेज किया। चीन ने आरोप लगाया है कि इन जासूसी गुब्बारों ने चीनी अधिकारियों की अनुमति के बिना चीनी हवाई क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरी है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा है कि ऐसी घटनाओं पर चीन की प्रतिक्रिया जिम्मेदार और पेशेवर है। पिछले साल से ही अमेरिका के उच्च ऊंचाई वाले गुब्बारों ने चीनी अधिकारियों की मंजूरी के बिना अवैध रूप से 10 से अधिक बार चीनी हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया। अमेरिका को चीन को बदनाम करने और आरोप लगाने से बचना चाहिए। चीन की ओर से यह दावा तब किया गया है जब अमेरिका में संदिग्ध जासूसी गुब्बारों को मारे जाने के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। अमेरिका में रविवार को भी एक संदिग्ध चीज देखी गई जिसे राष्ट्रपति बाइडेन के आदेश के बाद मार गिराया गया। चीनी गुब्बारे को मार गिराए जाने के बाद से अमेरिकी एयर स्पेस में इस तरह के संदिग्ध ऑब्जेक्ट देखे जाने का यह तीसरा मामला था। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि ऑब्जेक्ट भी चीन की तरफ से भेजे गए थे। दूसरी तरफ संदिग्ध ऑब्जेक्ट के पीछे सीधे तौर पर चीन का नाम लेने से अमेरिका बच रहा है। एक हफ्ता पहले गिराए गए चीनी गुब्बारे से यह आकार में काफी छोटे हैं। अमेरिकी सैन्य अधिकारी के मुताबिक वस्तु आकार में हेक्सागोनल थी और इसमें कोई स्पष्ट पेलोड नहीं था। उनके अनुसार अति सावधानी के कारण इसे मार गिराया गया। हमने इसे जमीन पर किसी भी चीज के लिए सैन्य खतरा नहीं माना, लेकिन ये आकलन किया गया कि ये उड़ानों की सुरक्षा के लिए खतरा था और संभावित निगरानी क्षमताओं के लिए भी खतरा था। अमेरिका ने चीन के 6 कंपनियों को निर्यात ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है। अमेरिका ने यह कदम चीन के जासूसी गुब्बारे मामले के बाद उठाया है। अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने यह जानकारी दी है। जिन कंपनियों का अमेरिका ने ब्लैकलिस्ट किया है उनका संबंध चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से बताया जा रहा है। इस महीने की शुरुआत में अमेरिका के ऊपर एक बड़ा चीनी गुब्बारा देखा गया था जिसे वाशिंगटन ने एक जासूसी गुब्बारा माना था। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। वहीं बीजिंग का कहना है कि गुब्बारा एक व्यक्ति का रिसर्च वर्क था और उसने वाशिंगटन पर आरोप लगाया कि वो मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। बावजूद इसके अमेरिका ने इसे जासूसी गुब्बारे के रूप में मार गिराया था। वहीं शनिवार को कनाडा के ऊपर भी एक संदिग्ध वस्तु दिखी जिसे अमेरिकी F-22 फाइटर जेट ने मार गिराया था। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस जानकारी की पुष्टि करते हुए कहा था कि सेना मलबे को बरामद करेगी और उसका विश्लेषण करेगी। और अब बात अफ्रीका की। युगांडा में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। युगांडा में प्रदर्शन का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। दरअसल विपक्षी पार्टी से जुड़े नेताओं के अपहरण का विरोध करते प्रदर्शनकारी हर गुजरते दिन के साथ विपक्ष के विरोध को कुचलने में तेजी आती उसमें नजर आ रही है और देश में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के संचालन पर रोक से विपक्ष चिंतित नजर आ रहा है। क्या है ताजा स्थिति, आइए डालते हैं एक नजर।
प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करते युगांडा के सुरक्षा बल। विपक्षी पार्टियों से जुड़े नेताओं के अपहरण का विरोध करते प्रदर्शनकारी। हर गुजरते दिन के साथ विपक्ष के विरोध को कुचलने में आती तेजी का आरोप और देश में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के संचालन पर रोक से चिंतित विपक्ष को लगता है कि अगर सरकार ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय को बंद कर दिया तो देश में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों का सिलसिला और बढ़ जाएगा। मुझे लगता है कि युगांडा की सरकार को सभी लोकतांत्रिक देशों द्वारा अलग थलग किया जाना चाहिए, जो मानवाधिकारों, लोकतंत्र और कानून के शासन के प्रति सम्मान रखने वाले लोगों को देखना चाहते हैं। 3 फरवरी को युगांडा के विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त को भेजे गए पत्र में कहा गया कि वो एजेंसी को अपने देश में आगे काम जारी रखने की अनुमति नहीं देना चाहते हैं। मंत्रालय ने कहा कि देश मानवाधिकारों की निगरानी के लिए घरेलू क्षमता विकसित करने में पूरी तरह सक्षम है कि युगांडा की सरकार मानवाधिकारों के हनन में फंसे सभी सुरक्षा बलों के खिलाफ उचित कार्रवाई किए जाने की बात भी करती है। विपक्षी नेशनल यूनिटी प्लेटफॉर्म के प्रमुख पॉप स्टार से नेता बने बॉबी वाइन का आरोप है कि 2021 के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का विरोध करने पर उन्हें प्रताड़ित किया गया। चुनाव में दूसरे स्थान पर रहने वाले बॉबी वाइन पर सुरक्षा बलों के बंदूक तानने और उनके समर्थकों के साथ मारपीट करने का आरोप लगा। वाइन ने अंतिम परिणाम में बड़े पैमाने पर धांधली का भी आरोप लगाया और प्रचार के दौरान खुद को कई बार गिरफ्तार किए जाने का दावा किया। सरकार से जुड़े एक मंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र अधिकार एजेंसी देश के उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में युद्ध के दौरान अधिकारों के उल्लंघन की निगरानी के लिए युगांडा आई थी। अब जंग को खत्म हुए 2 दशक हो गए हैं, लिहाजा भी इसकी कोई जरूरत नहीं है। हालांकि OHCHR ने सरकार के फैसले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। एक वो सरकार ये तर्क दे रही है कि जिन कारणों से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की स्थापना की गई थी वो पूरे हो गए हैं, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों और नागरिक समाज की क्षमता के निर्माण की बात की जा रही है। 78 वर्षीय युवेरी मुसेवेनी 1986 से युगांडा पर शासन कर रहे हैं, जब वो 5 साल के युद्ध के बाद सत्ता में आए थे। विपक्ष और उनके आलोचक उन पर अपने बेटे को आगे बढ़ाने का आरोप लगा रहे हैं। उनके बेटे सेना में जनरल हैं। हालांकि मुसेवेनी इन आरोपों को खारिज करते हैं। राष्ट्रपति के प्रति वफादार जिला आयुक्तों के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क सहित राजनीतिक संरक्षण संस्कृति का उनके सत्ता में बने रहने की अहम भूमिका रही है। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात विश्व संस्कृति की। कैमरून की सत्ता पर 4 दशकों से काबिज राष्ट्रपति पॉल बिया के जन्मदिन पर पूरा देश जश्न में डूबा नजर आया। पॉल बिया अफ्रीका में दूसरे सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राष्ट्रपति हैं। कैमरून 200 से अधिक जनजातियों और भाषाई समूहों वाले इस देश की ये तस्वीरें बताती हैं कि 40 साल के शासन के बाद भी उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। पेश है एक खास रिपोर्ट। मध्य और पश्चिम अफ्रीका में स्थित देश कैमरून जश्न में डूबा हुआ है। ये उत्सव है पिछले 4 दशक से देश की सत्ता पर काबिज राष्ट्रपति पॉल बिया के जन्मदिन का। 13 फरवरी को पॉल बिया 90 साल के हो गए। वो अफ्रीका में दूसरे सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राष्ट्रपति हैं। कैमरून की भौगोलिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विशेषताओं को देखते हुए इसे अफ्रीका इन मिनिएचर या छोटा अफ्रीका कहा जाता है। 200 से अधिक जनजातियों और भाषाई समूहों वाले इस देश की ये तस्वीर बताती है कि 40 साल के शासन के बाद भी उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता एडिथ
का वलाह उनकी आलोचकों में से एक हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद जब पहली बार 1984 में अमेरिका के दौरे पर गए तो छात्रों की भीड़ में एडिथ ने भी इस उम्मीद के साथ उनका जोरदार स्वागत किया था कि ये नौजवान राष्ट्रपति देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के साथ भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में सफल होगा। लेकिन अधिक की माने तो वक्त के साथ न सिर्फ उनकी उम्मीदें टूटी बल्कि देश नई चुनौतियों के दलदल में फंसता चला गया। हम तानाशाही जैसी हालत में रहते हैं और पिछले 40 वर्षों में देश की स्थिति लगातार बिगड़ती ही जा रही है। कैमरून ने सोमवार को अपना युवा दिवस मनाया। विपक्ष भले ही इससे दूरी बनाए रखने की अपील करता रहा हो, लेकिन यूथ परेड में उमड़ी भीड़ से पता चलता है कि उनकी लोकप्रियता में ज्यादा कमी नहीं आई है। 2011 में राष्ट्रपति पद के लिए बिया को चुनौती देने वाली एडिथ ने इस बार युवा दिवस नहीं मनाने का फैसला किया है। बिया कई बार अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर चुके हैं। उनका दावा है कि अलग राज्य की मांग करने वाले अंग्रेजी भाषी क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। साथ ही उन्होंने अगले 12 साल में विकास को नई गति देने के लिए 2035 विजन को पेश कर जनता को संतुष्ट करने की कोशिश की है। उनके कई पुराने सहयोगी आज भी मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। उनकी बढ़ती उम्र को कमजोरी नहीं बल्कि उनकी ताकत बताते हैं। जितनी अधिक उम्र बढ़ती है आप उतने ही समझदार होते जाते हैं, उतने अधिक अनुभवी होते जाते हैं और अधिक तार्किक भी बनते जाते हैं। 1933 में जन्मे पाल बिया 1960 के दशक में राष्ट्रपति अहमदो अहिदजो के अधीन एक नौकरशाह के रूप में तेजी से तरक्की की। 1968 से 75 तक राष्ट्रपति के महासचिव के रूप में और 1975 से 1982 तक कैमरून के प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया। 1982 में आश्चर्यजनक तरीके से राष्ट्रपति अहमदो ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बिया सत्ता के शिखर पर पहुंचे। आज भी उनके लाखों समर्थक हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक चुनाव की निष्पक्षता पर संदेह जताते रहे हैं, जिसे वो आसानी से जीत जाते हैं। कैमरून का इतिहास बेहद रोचक और विश्व युद्ध से जुड़ा है। 1 जनवरी 1960 को एक स्वतंत्र गणराज्य बना और इस देश ने 20 सितंबर 1960 को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्राप्त की। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।